जय हिंद दोस्तों। आज की हमारी वीडियो फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट की है और जो वीडियो का टॉपिक है वो है सीड डॉर्मेंसी। यानी इस वीडियो में हम सीड डॉर्मेंसी को समझेंगे, उसके क्या कॉजेज हैं, यानी किन कारणों से डॉर्मेंसी होती है उसको हम जानेंगे और लास्ट में उसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, यानी उसको तोड़ने के क्या मेथड हैं उसको भी हम समझेंगे। उससे पहले अगर आपको इस टॉपिक को इंग्लिश में देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस टॉपिक को इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं सीड डॉर्मेंसी से। यानी सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि सीड डॉर्मेंसी किसे कहते हैं। तो देखो, सीड डॉर्मेंसी का सीधा सा मतलब होता है कि जब सीड ना जर्मिनेट ना हो या अंकुरण ना हो तो उसी को डॉर्मेंसी कहते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए ना इसके आप टाइप को देखो। तो देखो, जो डॉर्मेंसी होती है वो दो तरह की होती है। पहली होती है प्राइमरी या ट्रू डॉर्मेंसी, दूसरी होती है सेकेंडरी डॉर्मेंसी। अब आप सोचो कि सर पहले आप डेफिनेशन बताओ, ये टाइप क्यों बता रहे हो? तो देखो, इसलिए बता रहे हैं ताकि जो इसकी डेफिनेशन है ना उसको आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे इसको समझने के बाद। तो देखो, जो प्राइमरी या ट्रू डॉर्मेंसी है ना उसमें क्या होता है कि जो सीड होता है ना वो फेवरेबल कंडीशन में भी ग्रो नहीं करता है, जर्मिनेट नहीं होता। इसका क्या मतलब है? जैसे मान लो ये एक सीड है, अब इसको जर्मिनेट करने के लिए जिस भी चीज़ की आवश्यकता है, चाहे वाटर हो, टेम्परेचर हो या फिर ऑक्सीजन हो, वो इसको प्रॉपर मात्रा में प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन फिर भी ये जर्मिनेट नहीं हो रहा। समझ रहे हैं ना? यानी सीड को जर्मिनेट होने के लिए जिस भी चीज़ की आवश्यकता है वो इसको प्रोवाइड कर दी, लेकिन फिर भी ये जर्मिनेट नहीं हुआ। तो ये प्राइमरी या ट्रू डॉर्मेंसी है। और बात करें कि जो सेकेंडरी डॉर्मेंसी है ना, ये इसके एकदम उलट है। यानी इसमें क्या होता है कि जो सीड है वो इस वजह से जर्मिनेट नहीं होता क्योंकि उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल पाती। यानी सीड को जो जर्मिनेट होने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता है, चाहे वो वाटर हो या ऑक्सीजन हो, वो उसको प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल पाते, तो इस वजह से वो जर्मिनेट नहीं करता। इसको अच्छे से समझने के लिए आप इसको यहाँ पे समझ सकते हैं। देखो, आपके घर में भी बहुत सारे सीड होंगे, जैसे कि चना हो सकता है, उड़द हो सकता है या गेहूं हो सकते हैं। तो एक बात बताओ कि वो जर्मिनेट क्यों नहीं करते? तो ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है। यानी उनको क्लाइमेट या कहें कि जो कंडीशन है वो उनके फेवरेबल नहीं है। यानी उसको वाटर या ऑक्सीजन, यानी जो जर्मिनेट होने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता होती है, अभी तो विशेषकर इन्हें पानी की आवश्यकता होगी या नमी की आवश्यकता होगी, तो इनको जब नमी नहीं मिलेगी तो वो जर्मिनेट नहीं करेंगे। तो जो आपके घर में सीड है वो कौन सी डॉर्मेंसी है? तो आप कह सकते हो कि वो सेकेंडरी डॉर्मेंसी में है। यानी जो सीड है वो सेकेंडरी डॉर्मेंसी में है। क्यों? क्योंकि वो जर्मिनेट इस वजह से नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल रही है। लेकिन जैसे ही उनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी ना, जैसे आप उनको नमी देंगे या पानी देंगे, उसके बाद जब उनको बाहर रखेंगे और ऑक्सीजन वगैरह उनको प्रॉपर मात्रा में मिलेगी तो वो जर्मिनेट कर जाएंगे, यानी उनमें अंकुरण हो जाएगा। लेकिन जो प्राइमरी डॉर्मेंसी होती है ना उसमें सीड अंकुरण नहीं करता, भले ही आप उसको फेवरेबल कंडीशन दें। तो दोनों को आप समझ गए ना? अब इसकी देखो डेफिनेशन को समझो, बहुत अच्छे से समझ पाओगे। तो देखो, जो डॉर्मेंसी की डेफिनेशन है वो है बीज सुप्त अवस्था वह स्थिति है जिसमें बीज अनुकूल परिस्थितियों के बावजूद अंकुरित नहीं होते। अब आप समझ गए ना? इन देखो, जो सीड डॉर्मेंसी है उसका क्या मतलब है। और एक बात और, ये जो सीड डॉर्मेंसी है ना ये एक तरीके से प्राइमरी डॉर्मेंसी की ही आप डेफिनेशन लिखेंगे। प्राइमरी डॉर्मेंसी की डेफिनेशन यहाँ क्यों लिखेंगे? क्योंकि देखो, ट्रू डॉर्मेंसी कौन सी है? तो आप सीधा बोलेंगे ट्रू डॉर्मेंसी प्राइमरी डॉर्मेंसी है। तो जो प्राइमरी डॉर्मेंसी है वही सही में डॉर्मेंसी है ना। अब जैसे इसकी बात करें आप, जो सेकेंडरी डॉर्मेंसी है, तो ये जो डॉर्मेंसी है तो किसी कारण से है ना। यानी इसमें हमने क्लाइमेट उसके अकॉर्डिंग नहीं दिया है तो वो जर्मिनेशन नहीं कर रहा है, सीड जर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो ये सेकेंडरी डॉर्मेंसी है। और ये जो है ये ट्रू डॉर्मेंसी है। तो जो ट्रू है उसी की डेफिनेशन यहाँ पे आएगी। तो हम आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। यानी जो डॉर्मेंसी होती है, अगर आप कहीं भी इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है तो आप यही कहेंगे कि जो सीड होते हैं ना वो अनुकूल परिस्थितियों के बावजूद अंकुरित या जर्मिनेट नहीं होते, उसी को सीड डॉर्मेंसी कहते हैं। और बात करें क्यूसेंस की, तो क्यूसेंस जो होती है वो एक तरह से सेकेंडरी डॉर्मेंसी होती है। यानी इसमें क्या होता है कि जो सीड होते हैं ना वो अंकुरित इस वजह से नहीं होते, जर्मिनेट इस वजह से नहीं होते
होते? क्योंकि उनको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल पाती, जैसे कि पानी हो गया, ऑक्सीजन हो गया या उचित टेम्परेचर हो गया। अब जब उसको नहीं मिलेगी तो वो जर्मिनेट नहीं करेगी। इसी को सेकेंडरी डोरमेंसी या क्यूसेंस कहते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप दोनों को समझ गए होंगे। इसके बाद अब इसके टाइप को देख लेते हैं। तो देखो टाइप पे हम ऑलरेडी बात कर ही चुके हैं। तो जो इसका पहला टाइप है वो है प्राइमरी डोरमेंसी। प्राइमरी डोरमेंसी क्या होती है? इसी को ट्रू डोरमेंसी कहते हैं, ऑर्गेनिक डोरमेंसी कहते हैं, या इन्हीं डोरमेंसी कहते हैं। होती क्या है तो अभी हमने आपको बताई है, यानी इसमें जो सीड होता है ना वो फेवरेबल कंडीशन में, यानी उसको जिस चीज़ की आवश्यकता है ना जर्मिनेट होने के लिए वो सब प्रोवाइड कर दो, फिर भी वो जर्मिनेट नहीं करेगा, तो वो क्या है? प्राइमरी डोरमेंसी है। और सेकेंडरी डोरमेंसी क्या है? तो आप बहुत अच्छे से सोच पा रहे होंगे, यानी जो सेकेंडरी डोरमेंसी होती है उसमें सीड इस वजह से अंकुरित नहीं हो पाता या जर्मिनेट नहीं हो पाता क्योंकि उसे प्रॉपर मात्रा में, या कहें कि उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल पाती, जैसे कि पानी, ऑक्सीजन या उचित तापमान। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपके घर पे जो सीड रखे होंगे ना, आप कोई भी ले सकते हैं, दालें ले सकते हैं या गेहूं ले सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, तो वो जर्मिनेट क्यों नहीं करते? क्योंकि वो सेकेंडरी डोरमेंसी में, यानी उनको जो क्लाइमेट है, जो परिस्थितियां हैं वो उनके फेवरेबल नहीं है। जैसे ही उनके फेवरेबल में होंगी तो वो जर्मिनेट कर जाएंगे। तो ये होती है आपकी सेकेंडरी डोरमेंसी। दोनों को आप समझ गए, एकदम इजी है, आसानी से आप याद रख सकते हैं। अब ये देखते हैं कि इनके क्या कारण हैं। तो देखो दोनों डोरमेंसी अलग अलग कारण से हो रही है, यानी प्राइमरी डोरमेंसी के अलग कारण होंगे, सेकेंडरी के अलग कारण होंगे, तो दोनों को अलग अलग करके ही समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉजेस ऑफ प्राइमरी डोरमेंसी, यानी जो डोरमेंसी है उसके क्या कारण हैं। देखो इसको समझने से पहले ना आप सीड का स्ट्रक्चर समझ लो, तो आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अभी ज़्यादा डीप में नहीं देखना है जो सीड क्या होता है या उसका अंदर का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ये जर्मिनेशन में हम देखेंगे। अभी जो हमारे काम की चीज़ें वो केवल दो हैं, एक है सीड कोट, दूसरा है एम्ब्रियो। देखो जो सीड कोट होता है ना, ये जो आप बाहर वाला जो एरिया देख रहे हैं, जो कवर होता है या खोल कह सकते हैं, इसी को कहते हैं सीड कोट। और जो एम्ब्रियो होता है ये वाला भाग होता है, इसको एम्ब्रियो कहते हैं। दोनों को समझ गए? तो अब समझो कि जो प्राइमरी डोरमेंसी है उसके क्या कारण होते हैं। तो उसके दो कारण हैं। पहला होता है एक्सोजेनिस, या इसको कह सकते हो एक्सटर्नल डोरमेंसी, और जो दूसरा कारण है वो है एंडोजेनिस। नाम से ही क्लियर हो रहा है। देखो एक्सोजेनिस में क्या होगा कि जो कारण होगा ना डोरमेंसी का वो सीड के बाहर मौजूद होगा। अब क्या कारण मौजूद हो सकता है तो इस पर भी हम आगे बात करेंगे। और जो एक्सोजेनिस है, सॉरी एक्सोजेनिस नहीं, जो एंडोजेनिस है उसमें क्या होगा कि जो कारण होगा ना डोरमेंसी का वो सीड के अंदर होगा, यानी एम्ब्रियो में होगा। दोनों को आप समझ गए ना, यानी सिंपल है। देखो यही इसके दो कारण हैं। पहला है एक्सोजेनिस। एक्सोजेनिस में क्या होता है, बीज के बाहर की संरचना या बाहरी कारण अंकुरण को रोकते हैं। अब बाहरी कारण कौन से हैं? तो यही जो बाहरी कारण है, यानी जो सीड कोट है, यही मेन होता है। और बात करें आपकी एक मिनट एंडोजेनिस पे, तो एंडोजेनिस यानी जो आंतरिक है उसमें क्या होता है कि बीज के अंदर मौजूद जो कारण होते हैं वो अंकुरण को रोकते हैं। अब दोनों को एक एक करके समझो। तो देखो जो एक्सोजेनिस है उसका पहला कारण है कठोर बीज आवरण, यानी हार्ड सीड कोट। तो देखो जो बाहर का आवरण है ना, या कहें कि जो सीड कोट है, अगर वो हार्ड होगा तब भी सीड डोरमेंसी में चला जाएगा, प्राइमरी डोरमेंसी में क्यों चला जाएगा? यहाँ पर देखो ये जो हार्ड सीड कोट का मतलब है, ये जो आप बाहरी वाले सीड कोट देख रहे हैं ना, ये किसी किसी सीड में या कुछ वैरायटी के सीड में बहुत ही हार्ड होता है, जिस वजह से क्या होता है कि इसमें जो वाटर है या जो ऑक्सीजन है वो अंदर नहीं पहुंच पाती। और जर्मिनेशन के लिए दोनों बहुत ज़रूरी हैं। तो जब वाटर और जो ऑक्सीजन है वो अंदर नहीं जाएगी तो सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं होगा, और वो क्या होगा, वो प्राइमरी डोरमेंसी में चला जाएगा। दूसरा इसका कारण है बीजों पर कीटों और पक्षियों का हमला। तो देखो कई बार क्या होते हैं कि जो कीट होते हैं ना, एक मिनट यहाँ समझो, जो कीट होते हैं वो इसका ये जो सीड कोट है ना उसके बाद तो डैमेज कर लेंगे या थोड़े एरिया को इस तरीके से खा जाएंगे। अगर मान लो ये डैमेज हो गया या किसी पक्षी ने इस पर अटैक कर दिया जिससे इसका जो सीड कोट है वो डैमेज हो गया। अब जब ये डैमेज हो जाएगा तो ये क्या ये सीड जर्मिनेट होगा? सीधी सी बात है, वो जर्मिनेट नहीं होगा, यानी वो प्राइमरी डोरमेंसी में चला जाएगा। तो आप एक्सोजेनिस के दो कारण समझ गए ना, पहला है हार्ड सीड कोट और दूसरा है बीजों पर कीटों या पक्षियों का हमला। इसके बाद जो है एक मिनट वो है एंडोजेनिस। देखो एंडोजेनिस ऐसे कारण होते हैं डोरमेंसी के, यानी जो प्राइमरी डोरमेंसी है वो बीज के अंदर मौजूद कारक होते हैं। अब कौन से हैं? तो पहला है भ्रूण की अपरिपक्वता, यानी जो एम्ब्रियो होता है ना वो फुली डेवलप्ड इसमें नहीं हो पाता। इसका मतलब देखो यहाँ पे समझो, एक मिनट पहले इसको रफ कर देते हैं।
तो देखो ये आपका एम्ब्रियो है, अगर ये सही से विकसित नहीं हुआ या सही से अगर ये नहीं बनाना, तो एक बात बताओ, सीड फिर जर्मिनेट होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जर्मिनेशन तो यहीं से होगा ना, और यही सही से नहीं बना है, तो जो सीड है वो जर्मिनेट नहीं होगा और वो प्राइमरी डोरमेंसी में चला जाएगा। तो समझ गए, पहला कारण है एम्ब्रियो। अगर एम्ब्रियो फुली डेवलप नहीं है, पूरी तरह से विकसित नहीं है, तो सीड वो डोरमेंसी में चला जाएगा। कौन सी डोरमेंसी में? प्राइमरी डोरमेंसी में। उसके बाद है हार्मोनल असंतुलन, यानी हार्मोनल इम्बैलेंस। तो देखो जो हार्मोन होते हैं ना, कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो कि बीज में अंकुरण को रोकते हैं। अब सवाल ये आता है कि वो बीज में अंकुरण को क्यों रोकते हैं? तो देखो इसलिए रोकते हैं, यहाँ पे समझो। एक मिनट, कोई इमेज नहीं है क्या? ये है इमेज यहाँ पे, देखो यहाँ पे समझो। ये आप जो देख रहे हैं ये व्हीट है, यानी गेहूं है। अब ये जो गेहूं है, या एक तरीके से ये है तो सीड ही ना, तो ये सीड है, ये जब तैयार हो जाता है, यानी अब ये तैयार हो चुका है, तो अब इसमें क्या होगा? तो अगर इसमें अगर ऐसे हार्मोन ना हो जो कि अंकुरण को रोकें, तो क्या होगा कि ये सीड ना, या कहें कि जो व्हीट है वो यहीं पे जर्मिनेट शुरू हो, इसका जर्मिनेशन शुरू हो जाएगा या अंकुरण शुरू हो जाएगा, जिससे क्या होगा, ना तो वो बीज पौधा बन पाएगा, जैसे ही अंकुरण होगा मृदा मिलेगी नहीं, वो खराब हो जाएगा या सूख जाएगा। तो ऐसा ना हो, इसलिए नेचर ने इनको क्या दिया है? एक हार्मोन दिया है जिसका नाम है ABA, यानी एविसिक एसिड। अब ये जो ABA ना, ये क्या करता है? जो सीड होता है ना, उसमें कुछ समय के लिए जर्मिनेशन को रोकता है, लेकिन प्रॉब्लम पता है कब आती है? जब ये जो हार्मोन्स है, या कहें कि जो ABA है ना, अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो गई, तो इसका परिणाम क्या होगा कि ये इसको फिर जर्मिनेट ही नहीं होने देगा। क्योंकि अगर मात्रा संतुलित है या सही मात्रा में है, तब तो सीड्स कुछ समय के बाद जर्मिनेट कर जाएगा, लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में हुई तो वो सीड जर्मिनेशन नहीं करेगा, बल्कि वो प्राइमरी डोरमेंसी में चला जाएगा। तो दूसरा कारण है इसका हार्मोन्स। उसके बाद है रोग से बीज को क्षति, यानी सीड डैमेज बाय डिसीज। तो देखो ये तो एकदम आसान है, यानी अगर सीड में ना डिसीज से कोई डैमेज होता है, चाहे एम्ब्रियो डैमेज हो या उसका कोई और आंतरिक पार्ट डैमेज होता है, तो क्या सीड वो जर्मिनेट होगा? नहीं जर्मिनेट होगा। यानी रोग या डिसीज की वजह से भी जो सीड होते हैं वो प्राइमरी डोरमेंसी में चले जाते हैं। तो देखो हमने बात की जो एक्सोजेनिस है डोरमेंसी के क्या कारण है प्राइमरी डोरमेंसी के, और जो एंडोजेनिस है उसमें क्या क्या कारण है प्राइमरी डोरमेंसी के, दोनों को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। अब हम बात करते हैं, यानी जो सेकेंडरी डोरमेंसी है उसके क्या कारण हैं या उसके क्या कॉजेस हैं। तो देखो ये तो बहुत आसान है, ये आप खुद से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो एक बात बताओ कि जो सेकेंडरी डोरमेंसी है वो क्यों होती है? तो आप बहुत अच्छे से बता रहे होंगे, यानी इसमें जो सीड होता है ना, उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं दी जाती हैं। यानी जो सीड है उसको जर्मिनेट होने के लिए जिस चीज की आवश्यकता है, चाहे वो आपकी नमी हो, ऑक्सीजन हो या प्रकाश हो, तो वो जब उसको नहीं मिलेगा तो क्या वो जर्मिनेट होगा? वो जर्मिनेट नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो इसी को कहते हैं सेकेंडरी डोरमेंसी। तो इसके क्या कारण आपको देखने को मिल रहे हैं? तो बहुत सारे कारण मिल जाएंगे, जैसे जो सीड है उसको ऑक्सीजन ना मिले या नमी ना मिले। तो जो ये कारण आप देख रहे हैं ना, यही इसके कारण है डोरमेंसी के भी। कैसे हैं? तो अभी इसको देखो एक एक करके समझते हैं। तो जो इसका पहला कारण है वो है ऑक्सीजन की कमी। तो देखो जो सीड होता है ना, उसको जर्मिनेशन के लिए, उसको जर्मिनेट होने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अगर उसको ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में नहीं मिलेगी ना, तो वो जर्मिनेट नहीं होगा, सेकेंडरी डोरमेंसी में चला जाएगा। दूसरा कारण है मिट्टी में नमी की अधिकता या कमी, यानी एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ मॉइस्चर इन सॉइल। तो देखो कुछ सीड ऐसे होते हैं जिन्हें की जर्मिनेट होने के लिए कम नमी की आवश्यकता होती है, लेकिन वहीं कुछ ऐसे भी सीड होते हैं जिन्हें अधिक नमी की आवश्यकता होती है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, तो देखो इसके दो एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल के लिए व्हीट हो गया और आपका पैडी हो गया। तो देखो जो व्हीट होता है आप सभी को पता है कि उसको जर्मिनेट होने के लिए नमी ज़्यादा चाहिए होती है कम? सीधी सी बात है कि उसको कम नमी चाहिए होती है। वहीं जो व्हीट है उसको अधिक चाहिए होगी। अब इसको उल्टा कर दो, यानी व्हीट को आप ज़्यादा नमी दे दो सोइंग के समय, और जो पैडी है उसको कम दे दो, तो क्या ये दोनों जर्मिनेट होंगे? सीधी सी बात है, नहीं होंगे। यानी जो सीड है उसको अगर सही मात्रा में नमी नहीं मिलेगी, यानी अगर उससे नमी कम मिलेगी या ज़्यादा मिलेगी, तब भी वो सेकेंडरी डोरमेंसी में चला जाएगा, वो जर्मिनेट नहीं होगा। तीसरा कारण है मृदा का कम या अधिक तापमान। तो देखो जो इस पे लागू हो रहा है ना, वही सेम इस पे रूल लागू होगा। यानी अगर कोई सीड है, अगर उसको कम टेम्परेचर चाहिए ना, तो वो कम ही टेम्परेचर में ग्रो करेगा, अधिक में ग्रो नहीं करेगा। एग्जाम्पल के लिए देखो आपने देखा होगा कि जो बीड होते हैं ना, वो अलग अलग
समय पे ही क्यों ग्रो करते हैं, इसका क्या मतलब है? जैसे बथुआ का आप एग्जाम्पल ले लो। एक बात बताओ, बथुआ रबी के सीजन में ही क्यों ग्रो करता है, वो खरीफ में ग्रो क्यों नहीं करता? तो आप बहुत आसानी से सोच पा रहे होंगे और आप इसको ध्यान से सुन रहे होंगे, क्योंकि जो बथुआ है उसको जर्मिनेट करने के लिए, उसके सीड को जर्मिनेट करने के लिए कम टेम्परेचर चाहिए। जैसे ही कम टेम्परेचर होगा या सॉइल का टेम्परेचर लो होगा तो जो बथुआ है ना वो जर्मिनेट कर जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो ये बथुआ के सीड हैं और ये बथुआ ने अपने सीड गिराए और जून का महीना चल रहा है, तो क्या ये सीड जर्मिनेट होंगे बथुआ के? तो आप आसानी से बता पा रहे होंगे नहीं जर्मिनेट होंगे। क्यों नहीं जर्मिनेट होंगे? क्योंकि जो टेम्परेचर है वो अभी अधिक है, वो बथुए के सीड के अंकुरण के लिए अनुकूल नहीं है। जैसे ही अक्टूबर या नवंबर का महीना आएगा ना, ये जो बथुआ के सीड हैं ये देखेंगे कि भाई अब तो टेम्परेचर एकदम मस्त है, अब ग्रो करते हैं, तो ये एकदम ग्रो कर जाएंगे। उस समय कौन सी फसल लगी होती है? तो व्हीट की लगी होती है। इस वजह से जो रबी की फसल होती हैं उसमें आपको ये जो बथुआ बीट है वो देखने को मिलता है। सभी बीट पे यही केस लागू होता है, यानी जो अपने अलग अलग समय पर ग्रो करते हैं वो इसी वजह से करते हैं, क्योंकि जो उन्हें सॉइल के टेम्परेचर की आवश्यकता है वो कम या अधिक आवश्यकता होगी। अगर कम आवश्यकता होगी सीधी सी बात है वो ठंडियों में ग्रो करेंगे, और अधिक आवश्यकता होगी तो वो गर्मियों में आप ग्रो करेंगे। लेकिन ये सेकेंडरी डोरमेंसी कैसे है, तो इसको समझो। देखो, अगर कोई भी सीड है, अगर वो कम टेम्परेचर पे आप उसको सोइंग कर रहे हैं और उसको चाहिए अधिक टेम्परेचर, तो वो कुछ समय के लिए, जब तक कि अधिक टेम्परेचर नहीं होगा, सेकेंडरी डोरमेंसी में चला जाएगा। इसके उल्टा भी है, यानी अगर कोई सीड है जिसको कम टेम्परेचर चाहिए और अगर आप उसे अधिक टेम्परेचर पर सोइंग कर रहे हैं ना, तब भी वो सेकेंडरी डोरमेंसी में चला जाएगा। समझ पाए? देखो इजी है एकदम। यानी अगर उसको अधिक या कम तापमान दिया जाता है जितनी उसको आवश्यकता है, तब भी वो सेकेंडरी डोरमेंसी में चला जाएगा। फिर है बुवाई की गहराई आवश्यकता से अधिक या कम होना। तो देखो जो सोइंग करते हैं ना, वो अगर ज़्यादा गहराई में कर देंगे, जितनी की बीज को आवश्यकता है, अगर उससे ज़्यादा गहराई में करते हैं, ज़्यादा ऊपर भी कर देते हैं, तब भी सीड वो जर्मिनेट नहीं होता, तब भी वो सेकेंड डोरमेंसी में चला जाता है। सेकेंड मतलब सेकेंडरी डोरमेंसी में चला जाता है। फिर है मिट्टी की खराब तैयारी, यानी पुअर सॉइल प्रिपरेशन। तो जैसे मान लो सीड की सोइंग करनी है और सही से मिट्टी है उसकी प्रिपरेशन नहीं की और ऐसे ही ले जाकर सीड को डाल दिया, तो वो जर्मिनेट नहीं होंगे। क्यों जर्मिनेट नहीं होंगे? क्योंकि उन्हें प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल पाएगी सॉइल से, तो इसलिए वो जर्मिनेट नहीं होंगे, सेकेंडरी डोरमेंसी में चले जाएंगे। समझ गए आप इसके कारण? इसके बाद अब नेक्स्ट ये देख लेते हैं कि इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, बहुत सोच समझ के जवाब देना। एक बात बताओ, कौन सी डोरमेंसी को तोड़ा जाएगा या किस डोरमेंसी को उठा सकते हैं? कौन सी डोरमेंसी को तोड़ने के मेथड होते हैं? प्राइमरी डोरमेंसी को या सेकेंडरी डोरमेंसी को? आप बहुत अच्छे से सोच पा रहे होंगे। प्राइमरी डोरमेंसी को तोड़ने के मेथड होते हैं। अब आप अगर कुछ बंदे नहीं सोच पाए हो तो आप सोचोगे कि जो सेकेंडरी डोरमेंसी है उसको तोड़ने की क्यों मेथड नहीं है, इसको क्यों नहीं तोड़ा जाता? तो देखो सेकेंडरी डोरमेंसी हो क्यों रही है, तो सेकेंडरी डोरमेंसी इस वजह से हो रही है कि उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल रही है ग्रो करने के लिए, यानी जो सॉइल है या जो वाटर है वो प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल रहा। तो जिस मात्रा में इसको रिक्वायर है वो इसको प्रोवाइड कर दो, ये डोरमेंसी अपने आप ही टूट जाएगी। तो क्या इसको तोड़ने की आवश्यकता है या मेथड की आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो प्राइमरी डोरमेंसी है इसको तोड़ने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि जो प्राइमरी डोरमेंसी है वो तो जर्मिनेशन तब भी नहीं कर रही जब इसको फेवरेबल कंडीशन दी जा रही हैं, तो इसको तोड़ना पड़ेगा। तो इसी के मेथड देखते हैं। तो देखो इसके 3 मेथड हैं इसको तोड़ने के। पहला मेथड है स्कारिफिकेशन। तो देखो स्कारिफिकेशन उन सीड में अपनाई जाती है जिनमें जो डोरमेंसी है ना वो सीड कॉर्ड की वजह से है, यानी कि जिनका जो सीड कॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है और उसमें नमी या कहें कि जो ऑक्सीजन वो अच्छे से नहीं पहुंच पा रही, इस वजह से वो जर्मिनेट नहीं हो पा रहा। तो ऐसे सीड में स्कारिफिकेशन करते हैं। अब क्या करेंगे इसमें? तो ये हो क्यों रही थी? ये मोटे आवरण की वजह से हो रही थी या मोटे सीड कॉर्ड की वजह से हो रही थी। तो इसका जो सीड कॉर्ड है ना उसको कमजोर कर देंगे जिससे कि सीड है वो जर्मिनेट कर पाए। तो बीज की सतह को कमजोर करने के लिए भौतिक या रासायनिक, भौतिक या रासायनिक का क्या मतलब है? तो देखो भौतिक, या तो आप इसमें जो सीड है उसमें कट लगा सकते हैं, बल्कि इसको तोड़ने के लिए ना, यानी जो सीड कॉर्ड है उसको कमजोर करने के लिए, उस पर निशान लगाने के लिए कई तरह की मशीन्स भी आती हैं, आप उनका उपयोग कर सकते हैं। या फिर आप मैनुअली चाकू लेके इस तरीके से उस पर हल्के हल्के कट लगा सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। या तो आप मशीन से करें या फिर रासायनिक उपचार कर सकते हैं, यानी ऐसे बहुत सारे केमिकल आते हैं, अगर उसमें आप सीड को डालोगे ना तो ये जो सीड कॉर्ड है ना वो अपने आप कमजोर हो जाएगा
और जैसे ही सीड कॉर्ड कमजोर होगा वो डोरमेंसी से बाहर आ जाएगा। तो यही इसका पहला मेथड है। समझ गए? स्कारिफिकेशन में क्या करते हैं, सीधा है जो सीड कॉर्ड है उसको कमजोर करने के लिए भौतिक या रासायनिक यानी फिजिकल या केमिकल जो मेथड है उनका यूज किया जाता है या जो ट्रीटमेंट है उनका उपयोग करते हैं। इसके बाद है स्ट्रेटिफिकेशन। तो देखो जो स्ट्रेटिफिकेशन होता है ना, हालांकि ये पहले ये ध्यान रखना ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों एक सेम लगते हैं। ये स्कारिफिकेशन है, ये स्ट्रेटिफिकेशन है। देखो जो स्ट्रेटिफिकेशन है ना उसमें टेम्परेचर ट्रीटमेंट करते हैं, यानी जो टेम्परेचर है या तो इसको ज़्यादा करेंगे या उसको कम करेंगे। अब कम ज़्यादा करने से क्या होगा कि जो सीड है ना उसके अंदर एक्टिविटी होने लगती है या उसके अंदर जो एंजाइम है उसके अंदर जो एक्टिविटी चल रही है वो थोड़ी बढ़ जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि जो सीड है वो जर्मिनेट कर जाता है। तो जो पहला स्ट्रेटिफिकेशन है वो है कोल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। देखो जो कोल्ड स्ट्रेटिफिकेशन है नाम से ही क्लियर हो रहा है, कोल्ड वर्ड लगा हुआ है, यानी इसमें जो ट्रीटमेंट करेंगे वो लो टेम्परेचर पे करेंगे। कितना टेम्परेचर होता है, तो जो सीड होता है ना उनको 5 से 10 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर रख दिया जाता है। कितने दिन के लिए रखते हैं, तो 7 दिन के लिए रखते हैं। रखने से क्या फायदा होगा, तो अभी हमने आपको पीछे बताया था, यानी जो इसके अंदर एक्टिविटी है ना वो लो टेम्परेचर पर जाने की वजह से ना सीड अपने आप को बचाने की कोशिश करता है ताकि वो ठंड से खराब ना हो। तो उसके अंदर कुछ एक्टिविटी चलने लगती है। उसके बाद सिंपली क्या करते हैं, 7 दिन के बाद लगा के उनको सोइंग कर देते हैं। अब सीड को थोड़ी ना पता है कि क्या हो रहा है। अब वो जब उसके अंदर एक्टिविटी हुई तो वो उसकी वजह से जर्मिनेट कर जाएगा या उसके अंदर जर्मिनेशन की क्षमता आ जाएगी। फिर है वार्म स्ट्रेटिफिकेशन। तो देखो इसमें जो ट्रीटमेंट किया जाता है नाम से ही क्लियर हो रहा है, इसमें टेम्परेचर को बढ़ाया जाएगा यानी वार्म किया जाएगा या गर्म किया जाएगा। तो इसमें जो सीड होते हैं उनको 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर रख दिया जाता है। कितने दिन के लिए रखते हैं, तो 7 दिन के लिए रखते हैं। एक बात याद रखना, 7 दिन से ज़्यादा रखा तो सीड खराब होने के चांस ज़्यादा होते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन तक ही इनको रखा जाता है 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर। अब आप खुद सोचो कि जो सीड है उनके अंदर नमी होती है, जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाएगा तो उससे जो सीड के अंदर नमी है वो या तो कम होएगी या फिर बाहर जाने की कोशिश करेगी। तो जो सीड है उसको बचाने की कोशिश करेगा, क्योंकि अगर नमी पूरी सोखी तो सीड पूरा खराब हो जाएगा। तो उसको बचाने की कोशिश करेगा सीड, तो उससे क्या होगा, उसके अंदर एक्टिविटी चलने लगेंगी या उसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटी होने लगेंगी। अब जैसे ही उसके अंदर एक्टिविटी होंगी तो सिंपली क्या करेंगे, उसको सोइंग कर देंगे। तो क्या होगा कि सीड जो है ना वो जर्मिनेट कर जाएगा या उसमें जर्मिनेशन होना शुरू हो जाएगा। तो ये दूसरा मेथड था जो सीड डोरमेंसी है उसको ब्रेक करने का। इसके बाद जो लास्ट और जो तीसरा मेथड है वो उसमें क्या करते हैं, तो उसमें ट्रीटमेंट करते हैं। किसका ट्रीटमेंट करते हैं, तो जो ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं और जो केमिकल्स होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि गिबरेलिन्स हो गया, आपका साइटोकाइंस हो गया या इथिलीन हो गया, इनका उपयोग किया जाता है सीड की डोरमेंसी को तोड़ने के लिए। तो हमने जो डोरमेंसी है उसको तोड़ने के 3 मेथड देखे, आप याद करने की कोशिश करो। तो सबसे पहले हमने बात की थी स्कारिफिकेशन पे, यानी जो स्कारिफिकेशन में क्या करते हैं, तो जो सीड कोट होता है ना उसको कमजोर करने के लिए, उसको वीक करने के लिए तो भौतिक क्रियाएं हैं, जो भौतिक ट्रीटमेंट है उनका उपयोग करते हैं। रासायनिक भौतिक में क्या करते हैं, तो उनको पे या तो कट लगाते हैं, यानी कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं इनका जो उनका कवर है वो कमजोर हो जाए। साथ ही रसायन का भी उपयोग किया जाता है। कई प्रकार के केमिकल्स आते हैं जिनसे कि जो सीड कोट होता है वो कमजोर हो जाता है। इसके बाद बात की थी स्ट्रेटिफिकेशन पे। स्ट्रेटिफिकेशन में क्या होता है, तो इसमें टेम्परेचर ट्रीटमेंट करते हैं, या तो कोल्ड ट्रीटमेंट कर सकते हैं 5 से 10 डिग्री या फिर वार्म कर सकते हैं 30 से 35 डिग्री। उसके बाद बात की थी कि जो ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, जो अदर केमिकल्स होते हैं, उनसे भी ट्रीटमेंट किया जाता है। तो देखो जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पर आकर कंप्लीट होता है। अगर वीडियो में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आई हो या समझने में दिक्कत आई हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, उसको हम डिस्क्रिप्शन में भी आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। अब वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।